है, और कई कई जगह लिखा हुआ है कि डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक का कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक अपने आप में बस उसकी अपनी अपनी ही खासियत है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है। ठीक है चलिए। अच्छा, तो बच्चे आप क्या करेंगे, पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, तो अपना फटाफट से टॉपिक डाल लो इलेक्ट्रोलिसिस, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसका सिलेबस ऑलरेडी तुम्हें मिल गया है ग्रुप में, है ना? नहीं, अगर किसी ने देखा तो एक बार चैट्स देख लेना, वहां पे सिलेबस आपको सेंड किया हुआ है, इवन मैंने ही किया था। थर्ड चीज जो है, जो मुझे बतानी है, तुम्हारा टेस्ट जो होगा वो टेस्ट इंजन पे होगा, ये चीज पता चल गई तुम लोगों को? ओके, नहीं पता लगी है तो कल कोई क्लास नहीं थी क्या तुम्हारी? बच्चे टेस्ट इंजन में क्या होता है, जैसे तुम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, सपोज तुम्हें नीट का एग्जाम दोगे, तुम सारे सबके पास बायो है ना, या मैथ्स या जेई का दोगे, तो एनटीए ने क्या किया, जैसे वहां पे तुम्हारा ऑनलाइन होता है ना एग्जाम, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट इंजन को उसी अकॉर्डिंग जो है वहां पे टेस्ट होगा, मतलब ताकि आप जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो ना, तो वहां पे आपको कुछ अलग सा ना दिखे। ठीक है, तो टेस्ट इंजन पे क्या होगा, सिंपल अपनी आईडी डालनी है तुम्हें। क्या हुआ आकृति? हाँ, तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, अपनी आईडी डालनी है और स्टार्ट करना होता है टेस्ट। ठीक है, जैसे स्टार्ट करोगे ना, आपके पास क्वेश्चन अपीयर होंगे आपके उसमें स्क्रीन पर, तो आपको क्या करना है, मान लो 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के, तो मान लो सेकंड ऑप्शन है, और आप सेकंड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो राइट कॉर्नर में ना आपका ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट का, क्योंकि तुम बच्चे क्या करते हो, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो उसमें गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, अदरवाइज वो माना ही नहीं जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी है या नहीं किया। पहली चीज, मतलब ये हो गया, आपको डेमो वीडियो ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप पहले आई थी, पहले हमने उसी पर दिया था। हाँ, पहले दिया था ना बच्चों ने उस पे, और जिसमें तुम मोस्टली बच्चों ने सेव एंड नेक्स्ट वाले में गड़बड़ करती थी। ठीक है, ओके। हाँ, अब से उसी पे ही होगा टेस्ट इंजन पे टेस्ट। एंड एक चीज और बच्चे, जैसे तुम्हें हमेशा टाइमिंग का इश्यू रहता है कि मैम 12:30 पे टेस्ट होता है और हमारी ट्यूशन होती है या कुछ और होता है, तो क्या करना है तुम्हें, इस बार क्या होगा, मॉर्निंग 8 AM से लेकर 11:45 PM तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। मान लो आपने 9 बजे टेस्ट स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग में, तो जैसे ही वो विंडो ओपन होगी ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपके पास 1 ही घंटे का टाइम है, यानी कि आपको उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में अपने टेस्ट को खत्म करना है। ठीक है, लेकिन एडवांटेज ये है तुम्हारे लिए कि तुम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:45 इस टाइम के बीच में कभी भी टेस्ट दे सकते हो, लेकिन हाँ, मिलेगा 1 आवर। जैसे ही तुमने टेस्ट किया स्टार्ट, तो 1 आवर के अंदर ही अंदर तुम्हें वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, रात तक का टाइम है? हाँ, सुबह मॉर्निंग से 8 AM से लेकर रात को 11:45 बजे तक आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर एक बार स्टार्ट कर दिया टेस्ट तो उसको फिर सबमिट ही करना पड़ेगा, और 1 आवर का ही तुम्हें जो है टाइम मिलने वाला है। हाँ, टेस्ट इंजन पे होगा टाइम, ओ सॉरी, टाइम कह रही हूँ, टेस्ट इंजन पे होगा टेस्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई वो है क्या, सारे ये गर्ल्स का ग्रुप है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेम है, विनय है। ओके, आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। हाँ, चलो पढ़े, स्टार्ट करें बच्चे। चलो, तो बच्चे देखो, आज डेट क्या है, एक बार डेट बता दो मुझे। 2 है ना? यस मैम। ठीक है, और बैच है तुम्हारा 7। तुम्हारी कल कोई क्लास नहीं थी? थी बायो की। मैम अच्छा बायो। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने स्टूडेंट थे उसमें? मैम 20 के आसपास थे। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ बच्चे, जो अभी लेट आए हैं ना, देखो आज तो मैंने 10 मिनट थोड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा तुम्हें टेस्ट के बारे में बता रही थी, लेकिन प्लीज बच्चे ट्राई किया करो, टाइम पे आया करो, है ना? अलका बच्चे, नेक्स्ट टाइम से प्लीज थोड़ा टाइम पे बेटा।
चलो इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे स्टार्ट करना है हमें। देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो तुम लोग, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट। जैसे अभी आई थिंक उसने आकृति ने इस पे चैट बॉक्स पे लिखा भी था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बच्चे, मैंने अगर आपको याद हो तो जब अपनी फर्स्ट क्लास थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया था, याद है क्या? यस मैम। मैंने तुम्हें क्या कहा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक ही तरह का आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, वो सेम मटेरियल की भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसको आप क्या करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो, है ना। और मैंने क्या कहा था, मान लो ये एनोड है आपका और ये कैथोड है। ठीक है, बस इतना ही बता के छोड़ दिया था और कहा था कि जो एनोड होता है ना, इसमें पॉजिटिव होता है और कैथोड में नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कैथोड से एनोड। आई थिंक बस इतना ही बता के मैंने छोड़ दिया था और मैंने कहा था बाकी सब हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस में स्टडी करेंगे। तो आज हम जो है सारा डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। इट मींस जब आप बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, जब तक आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तब तक आपकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इसी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोला था। क्या बोला था बच्चा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोला था। और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इतनी बात थी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, ठीक है, NaCl ले लो, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिंपल NaCl वाला ले लिया, मोल्टन स्टेट में सिर्फ NaCl ही है। ठीक है, तो बच्चे अब क्या होगा, आपने क्या कर रखा है, बाहर से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे सबसे पहले क्या होगा कि जो NaCl है वो किस में डिकम्पोज होगा बच्चे, Na प्लस और नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, मुझे ये बताओ, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास कराई तो पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगी, रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी। तो एक बात बताओ, Na प्लस क्या से लिया, मैम सॉल्यूशन में NaCl लिया है क्या इस बार? हाँ सॉल्यूशन में NaCl लिया मोल्टन स्टेट में, क्योंकि अगर मैं एक्वस NaCl लेती ना तो उस केस में प्रोडक्ट जो है आपको कुछ और मिलेगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी आज ही वाले लेक्चर में करूंगी। ठीक है, ठीक है सलिया, याद रखना एक्वस वाले केस में पानी भी होगा, तो पानी के केस में जो है अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, जो मैं आज के लेक्चर में करवाऊंगी। पहले एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब तुम सोच के बताओ, जो Na प्लस है वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, मतलब गेन करेगा या लूज करेगा, सोच के बताओ। गेन करेगा। शाबाश, क्यों करेगा, देखो वैसे तो सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, इसका मतलब यही हुआ, तो 28 होगा। अब क्योंकि ये फुल्ली स्टेबल है, मतलब क्या बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये देगा तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अपने आप को अनस्टेबल तो करेगा नहीं। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, ले लेगा। यानी कि Na का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव देगा, बोलो हाँ या ना। Cl नेगेटिव देगा क्योंकि भैया इसके पास एक्स्ट्रा है ना, ये दे देगा, नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसे समझो, जैसे ऐसे भी देख सकते हो तुम, ओवरऑल जो है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड चार्ज न्यूट्रलाइज रहना चाहिए। देखो यहाँ पे भी -1 का है और यहाँ पे -1 का। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रिएक्शन लिखने में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना एनोड और कैथोड पे, तो सिंपल ऐसे देखा करो, अगर मान लो कोई प्लस का है तो उसके साथ नेगेटिव का आएगा, बैलेंस कर दो। अगर नेगेटिव का रिएक्टेंट के साइड है तो प्रोडक्ट की साइड दे दो नेगेटिव का, बस सिंपल, चार्ज को बैलेंस करके चलना है।
हाँ सलिया मैम, रिडक्शन मतलब गुड यस यस यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही होता है बच्चे जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, तो Na यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है, Na+। अच्छा तो एक बात बताओ, Na का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और तुम्हें पता है रिडक्शन किस पे होता है बच्चे, कैथोड पे होता है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और Cl2 गैस बेसिकली लिबरेट हो रही है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, वो चाहे फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये देखो, Na+ है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैथोड शुड बी नेगेटिव, बोल सकती हूँ, कैथोड शुड बी नेगेटिव, क्योंकि Na+ पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, और क्योंकि Na का रिडक्शन हो रहा है जो कि कैथोड पे होता है, तो यानी कि कैथोड शुड बी नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या है, नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि एनोड शुड बी पॉजिटिव, यही तो बोला, देखो एनोड पॉजिटिव है, Na+ Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव जाएगा भैया एनोड के पास और Na+ जाएगा कैथोड के पास। तो अगर आपसे कोई बोल दे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे जब आपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है मोल्टन NaCl वाले सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो आप लिखोगे कि कैथोड पे तो Na डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे, Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, गैस को हम बोलते हैं लिबरेट हो रही है, अगर कोई मेटल है तो हम बोलते हैं वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, इतनी चीज। अभी हमारे पास और भी है ऐसे वाली चीजें जिसमें हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उस केस में क्या होगा, हम एक्वस वाला केस कंसिडर करके चलेंगे। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ NaCl, तो ये सिंपल था। आगे क्या केस आएंगे, जब हमारे पास पानी भी होगा, और पानी के केस में क्या होगा, फिर आपके सॉल्यूशन में जो है एक से ज्यादा कैटायन होंगे, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जल्दी कौन जाएगा कैथोड के पास और जल्दी कौन जाएगा एनोड के पास। वो एक बार मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ करा दूं, उसके क्वेश्चन करा दूं, देन उस पे हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर कोई तुम्हें जब भी पढ़ाएगा ना तो पहले वो यही वाली चीज बताएगा, ठीक है जी। आगे चले, देखो उसके बाद है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट रटवाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, ताकि तुम फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को रट्टा ना मारो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Zn2+ का भैया रिडक्शन हुआ और जिंक बन गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसको बोलोगे कैसे, आप इसको कैसे बोलोगे कि मैम 1 मोल नहीं, अगर मैं सिंपल बोलूं आप कहोगे मैम 1 आयन है, जिंक का आयन है और इससे 1 एटम जिंक मिल रहा है, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन फिर आप ये कहोगे मैम केमिस्ट्री में तो 1 आयन 1 एटम की तो हम बात करते ही नहीं है, हम किसकी बात करते हैं, मोल में बात करते हैं। तो मैं क्या बोलूं कि 1 मोल ऑफ जिंक जो है रिड्यूस हुआ है 1 मोल ऑफ जिंक में, बोलो क्या बोलते हो, बोलो हाँ या ना। 1 मोल ऑफ जिंक जो है रिड्यूस हुआ है, 1 मोल ऑफ जिंक मिला है, और 1 मोल किसके बराबर होता है, इसके मॉलिक्यूलर मास के, और आपका जिंक का होता है 65 ग्राम। अच्छा आपको पता है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर मैं बोलूं 1 मोल, क्योंकि हम 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यही होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 96500 कूलम आएगा। क्या आएगा, 96500 कूलम आएगा। तो यानी कि अगर मैं और ये किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 फैराडे के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि जो आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 फैराडे के बराबर होगा, और कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की होती है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 मोल एक तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और एक और 22.4 लीटर
वॉल्यूम एट एसटीपी पे। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ना केमिस्ट्री में क्या होता है, जगह कहीं कहीं पे ना मोल कंसेप्ट यूज हो जाता है। तो अगर ये चीजें पता होंगी ना तो गलत नहीं करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चे कि 1 मोल जिंक जो है, जिंक आयन जो है, उसको रिड्यूस करने के लिए जिंक में कितना चार्ज आप, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप जो है सॉल्यूशन से पास कराओगे, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, 2 फैराडे। यानी कि 2 फैराडे का आपको चार्ज पास कराना पड़ेगा इतना जिंक डिपॉजिट कराने के लिए कैथोड पे, कितना, 65 ग्राम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो कॉपर का कितना होता है, 63.5 ग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे दो ही क्यों बच्चे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना बेटा, जिंक 2+ से जिंक में बन रहा है। अगर मैं इसमें बोलूं कि 1 मोल कॉपर जो है, उसको 1 मोल ऑफ कॉपर जो है रिड्यूस होगा कॉपर में, तो आपको कितना फैराडे, यानी मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 फैराडे। मतलब जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास कराएंगे तब जाके आपका इतना कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे। बोलो समझ आई ये वाली बात, बोलो, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं एक और ले लूं, ये देखो एल्यूमिनियम का कितना मास होता है, 27 ग्राम होता है। तो यानी कि भैया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन जब एल्यूमिनियम में रिड्यूस होगा तो आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से पास करानी पड़ेगी, 3 फैराडे की करानी पड़ेगी, तब जाके जो हमें 27 ग्राम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चे, यहाँ पे आओ, दोबारा से फर्स्ट वाले पे आओ। अभी मैं क्या बोल रही थी, जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर मैं बोलूं 1 फैराडे का पास कराओ तो कितना होगा बच्चे, बताओ, 65/2 हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऐसे अगर मैं कॉपर में बोलूं तो क्या हो जाएगा, 63.5/2, 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसमें बोलूं तो क्या आ जाएगा, 27/3 यानी कि 9 ग्राम। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या बच्चे, जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। देखो 2 फैराडे का कराया 65, लेकिन 1 फैराडे का कराया तो 32 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 1 फैराडे का कराया तो 31 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 1 फैराडे का कराया तो 9 ग्राम। ठीक है, क्योंकि इसमें जिंक क्या था, सबसे ज्यादा भारी था, इसलिए जब हमने 1 फैराडे का पास करवाया सब में तो जिंक वाला ही ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। जो जितना ज्यादा भारी होगा भैया उतना ज्यादा डिपॉजिट होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें फैराडेज फर्स्ट लॉ के दर्शन कराना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, दिस लॉ स्टेट्स दैट अ मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड, या आप बोल सकते हो डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to quantity of हाँ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यही तो मैंने बोला कि जितना आप फैराडे, जितना आप चार्ज पास कराओगे उतना ही तो मास आपका डिपॉजिट होगा, या आप बोल सकते हो लिबरेटेड होगा इलेक्ट्रोड पे, है ना। यही पढ़ रहे थे हम कि जितना फैराडे का चार्ज आप पास कराओगे उतना ही मास क्या होगा बच्चे, आपका डिपॉजिट होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है बच्चे यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। बोलो बोलो बच्चा। यस मैम। और Q क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास जो करवाई गई है सॉल्यूशन के थ्रू, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, ध्यान रखना जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे भैया उतना ही जो है आपका जो सब्सटेंस का मास है वो डिपॉजिट होने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो यहाँ पे क्या लगता है, Z, आपकी बुक में Z लिखा हुआ है। अब Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल, बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यही है। अच्छा जी, अच्छा आपने फिजिक्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा Q चार्ज के और करंट और टाइम के बीच में, पढ़ा हुआ है क्या, I is equal to Q/T। वेरी गुड। या मैं ये लिख दूं Q is equal to IT, यानी कि जो आप जिस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो वो किसके इक्वल है, कि कितने टाइम में कराया इनटू कितना करंट पास किया, वो किसके इक्वल आएगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चे, इस सॉल्यूशन को और मॉडिफाई करके क्या लिख सकती हूँ, W is equal to ZIT। बोलो लिख सकती हूँ ना।
ठीक है, बोलो। मैम क्यू यहाँ पर चार्ज था क्या? हाँ, क्यू यहाँ पे चार्ज है, कूलम में आएगी इसकी यूनिट। करंट की किस में आएगी बच्चे, ध्यान रखना, एम्पियर में आएगी, और टाइम आपको सेकंड में लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, चार्ज की कूलम में आएगी, करंट शुड बी इन एम्पियर एंड टाइम शुड बी इन सेकंड। ठीक है, अगर आप बोलो मैम जेड कैसे निकालते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली, लेकिन फिर भी लिख लो। जेड किसके इक्वल होता है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय आपके फैराडे के इक्वल है, यानी कि 96500, ये आप ध्यान रखना। किसके बराबर होता है आपका Z, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। अब आप कहोगे मैम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कौन बताएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोलो। मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, जब आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो आप देख लेना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप अपना ग्रुप डिस्क्रिप्शन एक दिन में एटलीस्ट 2 बार चेक किया करो, और मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन भी वहां पे डाल दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इसी से ही वैसे मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वैसे ये भी याद रखो। ठीक है, उसके बाद चलो बच्चे, उसके बाद हम देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है। देखो फैराडे सेकंड लॉ ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ये स्टेटमेंट की टर्म्स में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। When same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the masses of substance liberated या deposited at electrode are in the ratio of equivalent mass। क्या बोल दिया ये, देखो आपकी ना एनसीईआरटी बुक में ना बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो वहां पे। अगर आप मान लो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक, सपोज ये कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ये जिंक का है और ये एल्यूमिनियम का है, सपोज आपने तीनों को क्या कर रखा है, एक सीरीज में लगा रखा है और सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, सारे सोल्यूशन में से ना सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, तो वो बोल रहे हैं जो मास होगा सब्सटेंस का, जो डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके इक्विवेलेंट मास के। कैसे, देखो अभी मैंने बताया, ये देखो यहाँ पे मान लो आपके 3 सॉल्यूशन है, जिंक कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आपने क्या किया बच्चे, सब में 1 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये इक्विवेलेंट मास नहीं है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, बोलो हाँ या ना, बोलो। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर तुम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो भैया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, बोलो, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब जिसका जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका इक्विवेलेंट मास भी ज्यादा होगा। जैसे देखो जिंक का मोलर मास ज्यादा है तो उसका इक्विवेलेंट मास भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि भैया कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो देख लेना मोलर मास जिसका ज्यादा है, इक्विवेलेंट मास उसका ज्यादा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास बाय एन फैक्टर, यानी कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास। अब तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर हुई फैराडे सेकंड लॉ की, बोलो बोलो बच्चा। तो अगर मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन, अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यानी कि फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे क्या है, जो W है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, अगर मान लो मैं बात करूं, एक कॉपर है और एक तुम्हारे पास है हाइड्रोजन, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, बोलो। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे, बोलो कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। हो सकता है आपको क्या मिलेगा इसमें, मान लो आपको निकालना है कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा, यानी कि ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको दे रखा होगा, एक डेफिनेटली दे रखा होगा, और इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कॉपर का ये तो आप निकाल सकते हो। मोलर मास पता होगा, नहीं तो दे रखा होगा आपको, और आप देख लोगे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है रिएक्शन में, बस खत्म। ठीक है, तो अभी आपको पहले ये बताओ, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्लियर है ना, ताकि हम थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है कि जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस दिए ना उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी हैं, तो आप क्या करना, अगर आपको उनका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, वरना जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी ना, आप वैसे अप्रोच करोगे तो वैसे भी निकल जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन आपको मैंने साथ ही दिया उसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। चलो उसके बाद बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, कि ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर मान लो एक बार आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है। थ्योरेटिकल आपको दे रखी होगी, एक्चुअल हम निकालेंगे इनटू 100, वो आपकी एफिशिएंसी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगी। तो चलो रेडी हो सब? मैम बस 2 मिनट, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। क्या हुआ बच्चे? ताइबा मैम बस फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए। बच्चे मैम लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड यस मैम। मैं कह रही हूँ ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आ यस जाएगा मैम कि वही। ठीक है। चलो वैसे मैंने नोट्स में दे रखा है ये। देखो बच्चे ये सबसे इजी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो इजी डालना चाहिए ना। अगर पहले ही क्वेश्चन टीचर टफ डाले तो बच्चे को कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन भैया इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है 0.1 का। ठीक है, वो बोल रहे हैं कितने मोल ऑफ निकल जो है डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो सबसे पहले बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको रिएक्शन लिख के आनी चाहिए, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। देखो उसने क्या बोला, कैथोड, और आपको पता है कैथोड पे क्या होती है बच्चे, रिडक्शन। रिडक्शन होती है। यानी कि निकल की रिडक्शन होगी, तो निकल की रिडक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। बताओ, इतना लिख लोगे, इतना अप्रोच कर लोगे क्वेश्चन को, बताओ। यस मैम। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है, मोल बताने हैं, मोल मोल बताने हैं। देखो यानी कि जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हो तो 1 मोल ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। यही मतलब हुआ इस इक्वेशन का, यही मतलब हुआ। लेकिन कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई है, 0.1। तो इसके लिए आप कितने मोल निकालोगे, देखो 1/2 इंटू 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.05। यानी कि 0.05 मोल जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ये दोबारा बताऊं? 1 मोल क्यों लिखा है? बच्चे देखो ना इस इक्वेशन को, देखो बेटा 2 फैराडे का जब आप चार्ज पास कराओगे तो कितना मोल निकल का डिपॉजिट होगा, 1 मोल होगा। क्योंकि हमसे आंसर किसमें पूछ रखा है बच्चे, मोल में पूछ रखा है। अगर ग्राम में पूछते तो हम निकल का मोलर मास लिखते। तभी मैंने कहा थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यहाँ पे यूज करता होता है, तो प्लीज थोड़ा माइंड में रखना। मोल में पूछ रखा है तो फिर मैंने आंसर भी मोल में देना था। ग्राम में पूछते तो यहाँ निकल का मैं मोलर मास लिखती। ठीक है जी, आगे चले। चलो इधर देखो, यहाँ पे ना एनटीपी की जगह एसटीपी कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया थ्रू एसिडिफाई वाटर, ठीक है, 112 ml of hydrogen gas at STP was collected at the cathode in 965 सेकेंड। आपको बताना है कि कितना करंट पास किया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला पहले तो फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू IT। अब आपको करंट निकालना है, करंट निकालना है, लेकिन आपको टाइम दे रखा है, आपके पास क्यू भी नहीं है। तो हमारा सबसे पहले क्या काम होगा बच्चे, हमें ये निकाल के आना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एसिडिफाई वाटर का मतलब क्या है, ठीक है, क्या होगा, देखो एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा। बोलो सही लिखी है मैंने? बोलो बेटा। यस मैम। एसिडिफाई है ना, मतलब एसिड है, कर लिया भाई एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा तो यहां से देखो क्या दिख रहा है आपको, कि जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हैं, 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हैं, तो आपको 1 मोल H2 मिल रही है। और आपको पता है 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। बोलो हाँ या ना, बोलो। क्योंकि हमें अब क्या कर दिया, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है ना बच्चे वैसे लेके जाओ, क्योंकि इन्होंने अब वॉल्यूम में पूछ लिया तो हमें फिर वॉल्यूम वाला यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख दूं क्या, देखो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कि 22.4 लीटर H2 जो है
वो लिबरेट होगी किस पे, कैथोड पे, जब आप उसमें से भैया 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे। लेकिन आपको कितने के लिए दे रखा है, 112 ml के लिए निकालना है, तो इसको पहले लीटर में चेंज कर लेना। 1 ml इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो देख लो कितना आएगा, 2/22.4, 112 इंटू 10⁻³ ठीक है। और याद रखना फैराडे को ना उसकी वैल्यू जरूर लिख देना, पता चले फैराडे में आंसर निकाल के आगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा? इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 96500 इंटू 10⁻² आएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो करके यही आ रहा है क्या, सोल्व करो बेटा। मैम 2 भी तो है। यस मैम यार, या मैं डायरेक्ट 965 भी लिख सकती हूँ, यानी कि आपके पास क्यू कितना आ गया, कितना कूलम आ गया, 965 आ गया। करंट कितना है निकालना है, टाइम कितना दे रखा है, 965 सेकंड दे रखा है, तो कितना आ गया करंट, 1 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कर लोगे, इजी था, बोलो। चलो इसके बाद आओ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, समझने की कोशिश करना बच्चे, क्या है इसमें। देखो इसमें पढ़ो एक बार, क्या है, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज, मतलब कितने टाइम तक आपको वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करानी है वाटर की, बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर, इतने का करंट पास कराना है। पहले तो इधर देखो, सो डेट द, मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होगी कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ऑफ डाइबोरेन। मोलिकुलर मास जो है आपको बोरोन का दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कितना टाइम तक आपको वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, यानी कि Q इज इक्वल टू IT, ये तो लगना ही लगना है फॉर्मूला, है ना। अच्छा, तो आपको बच्चे करंट दे रखा है, टाइम आपको नहीं पता, Q आपको नहीं पता, Q आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे नीट में तो नहीं आया हुआ, जेई में आया हुआ है, तो आपको बच्चे डाइबोरेन की ना रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। B2H6 से प्लस 3O2 B2O3 प्लस वाटर, ये आपको रिएक्शन जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली डाइबोरेन से बोरिक ऑक्साइड बनेगा, कितने मोल ऑफ भैया ऑक्सीजन चाहिए होंगे। और B2H6 कितना है, जब आप इसका मोलर मास निकालोगे ना बच्चे, तो वो कितना आएगा, 27.66 ग्राम ही आएगा। ठीक है, और जब O2 का निकालोगे तो 96 ग्राम आएगा, यानी कि 27.66 ग्राम डाइबोरेन का कंबशन कराने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की नीडेड है बच्चे, 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो वही ये बोल रहे हैं कि आपको टाइम बताना है कि कितनी देर तक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, सो डेट द जो ऑक्सीजन इस केस में रिलीज हुई है, कब, जब डाइबोरेन का कंप्लीट कंबशन हुआ है, यानी कि आपको 96 ग्राम चाहिए। अब निकालेंगे कैसे, देखो इधर समझने की कोशिश करना। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखोगे ना तो फायदे में रहोगे। ये वाला एक, ये वाली रिएक्शन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम वो देखेंगे ना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहां तो आपको ये रिएक्शन याद भी हो जाएगी कि वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे ना तो O2 जो है एनोड पे लिबरेट होगा। तो एक बात देखो बच्चे, इधर से देखो ध्यान से, अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं 4 फैराडे का चार्ज पास कराती हूँ तो मुझे कितना मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भैया 1 मोल से मुझे 4 फैराडे मिल रहा है, लेकिन हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, जो कि भैया B2H6 वाले केस में कंप्लीटली बर्न हो रहा है, यानी कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 12 फैराडे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया हमें उतना ऑक्सीजन चाहिए जितना डाइबोरेन का कंप्लीट कंबशन करवाने पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 12 फैराडे चाहिए, यानी कि आपके पास Q आ गया। आई आपको पता है, टाइम निकाल लोगे, 12 इंटू 96500, आई कितना है, 100 एम्पियर। इसको सोल्व कर लो, टाइम आ जाएगा
जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 3.2 आर के आसपास आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जब भी एक बार इलेक्ट्रोलिसिस का करोगे ना, एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ना ये रिएक्शन पता होनी चाहिए थी। ठीक है, बोलो, चलूं आगे? चलूं बच्चे? ठीक है, ओके। वैसे इसको ना आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूं। ये देखो, ये वाला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल टू जेड आई टी, और Z क्या था, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई टी, यही बताया था। और इक्विवेलेंट वेट क्या था बच्चे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मतलब इस वाले फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, बोलो हाँ या ना? लिख सकती हूँ क्या? मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है ना, इसलिए वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे गिचड़ पिचड़ सा लिख रही हूँ। ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना, पहले तो ये बताओ। यस मैम। इक्विवेलेंट वेट को कुछ नहीं किया, मोलर मास बाय एन फैक्टर कर लिया। तो W कितना है, कितना मास जो है भैया वो डिपॉजिट हुआ, कितना हुआ देखो इधर, 96 ग्राम लिबरेट हुआ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। मोलर मास क्या होगा O2 का, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो ना, 32 था। एन फैक्टर कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, 96500। करंट आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चे कितना, 100 एम्पियर, और टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मूला वाला ज्यादा इजी है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, बस आपको एक तो ये वाली रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी और एक ये वाली, बस बस खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक ये है, ये भी बिल्कुल ही अलग सी रिएक्शन है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 9.65 एम्पियर करंट वाज पास्ड for 1 hour into nitrobenzene in acidic medium, the amount of para-aminophenol produces। पहले तो आपको बच्चे नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये रहा। उसके बाद पैरामीनोफिनोल का भैया पता होना चाहिए कि पैरा पोजीशन पे NH2 है और OH है, पैरामीनोफिनोल बोलते हैं। अगर यही नहीं पता तो क्वेश्चन गया। दूसरी चीज बोल रहे हैं, आपको बताना है कि ये कितना अमाउंट इसका प्रोड्यूस होगा, इसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि जब नाइट्रोबेंजीन से पैरामीनोफिनोल में चेंज होता है ना, तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 ही ऐसे क्वेश्चन है जो ध्यान रखने की जरूरत है, और इन फ्यूचर बहुत रेयर केस में ऐसे इतना ट्रिकी सा आता है क्वेश्चन। अगर आएगा भी तो तुम्हें पता है चॉइस होती है। हाँ, ऑर्गेनिक के बाद पता चलेगा एक्चुअल में ना ये क्या है। ऑर्गेनिक में भी हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट आप नेम रिएक्शन देखते हो, ठीक है, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल अंदर की तरह मैकेनिज्म देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन का गेन वगैरह हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे ना बच्चे, इसका मास निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 109 ग्राम मिलेगा। निकाल लोगे इसका मोलर मास, देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो इतना आएगा। तो एक बात देखो बच्चे, जब आप 4 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तो आपको 109 ग्राम मिल रहा है पैरामीनोफिनोल का, है ना। और यहां से आप क्यू निकाल लो। क्यू कैसे निकालोगे बच्चे, I इंटू टी। जैसे ही आपको करंट और टाइम दिखे, फटाक से क्यू निकालो। तो करंट कितना है 9.65, टाइम कितना 1 घंटा, सेकंड में लेना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लेना, समझे कितना आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, 9.65 इंटू 3600 का जब भैया आप पास कराओगे इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको कितना पैरा अमीनोफिनोल का अमाउंट प्रोड्यूस होगा, यही निकालना है। तो आप निकाल लेना, 109 बाय 4 इंटू 96500 इंटू 9.65 3600, अपने आप आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 9 जा। अब कर लो इसको, 109 इंटू 9 डिवाइड बाय 100, आपका डी आंसर आ जाएगा। बताओ, मुश्किल नहीं था, बस ये रिएक्शन ट्रिकी थी, बाकी बिल्कुल इजी था। कर लोगे, बोलो।
बोलो बोलो जल्दी बोलो। 21 स्टूडेंट्स हैं। पहली बात तो है प्राउड ऑफ यू कि आप अभी तक बैठे हुए हो। हाँ बोलो बच्चे, कर लोगे क्या? देखो सिंपल सी बात है, देखो ऐसा आएगा ना ट्रिकी, छोड़ के आ जाना क्वेश्चन, डायरेक्ट बोल रही हूँ मुंह के ऊपर, छोड़ के आ जाना, ठीक है। लेकिन इतना मुश्किल आता नहीं है, सिंपल सा आता है, लेकिन आपको ना रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। बस अगर आपको ये पता चल गया ना बच्चे कितना इलेक्ट्रॉन का वहां पे एक्सचेंज हुआ है, तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। देखो जब भी आपको करंट और टाइम दे रखो, फटाक से क्यों निकाल लो, पहली चीज। दूसरी चीज देख लो कि आपको किस में आंसर पूछ रखा है। अगर ग्राम में पूछ रखा है तो मोलर मास के इक्वल पुट कर देना, है ना। अगर उसमें वॉल्यूम में पूछ रखा है तो 22.4 लीटर के इक्वल कर देना। अगर आपसे मोल में पूछ रखा है तो देख लो कितना मोल बना। अगर ये मान लो सेम अगर मोल में पूछते तो मैं लिखती कि भैया 4 फैराडे का, जब आप बच्चे अगर नहीं आएगा तो छोड़ के आना पड़ेगा ना बेटा, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते ही है ना पेपर में, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, कुछ तो नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी प्रिपरेशन कर रखे तो डिफिकल्ट भी करके आओगे, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मोल में बोलती तो आप ये बोलते कि मैम 4 फैराडे का जब आप चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल मिल रहा है अमीनोफिनोल का, इतना चार्ज पास कराओगे तो कितने मोल मिलेगा। तो आप मोल में भी निकाल सकते हो, ग्राम में भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। आगे चलो, ये बिल्कुल ईजी है, ये तुम करोगे, कुछ नहीं करना। आपको बताना है कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है, कैथोड पे रिएक्शन भी दे दी भैया एग्जामिनर ने, और बोला है कि 5.12 केजी के लिए 5.12 केजी ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय दिस मेथड वुड रिक्वायर, कितना चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, 3 फेराडे से भैया हमें कितना मिल रहा है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा जब तुम 3 फेराडे का चार्ज पास कराओगे। तुम्हें कितने के लिए बोल रखा है, 5.12, निकाल लोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ये मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये पता है, ये भी तुम खुद करोगे, बहुत इजी है, इजी पीजी, इजी पीजी है। क्या है ध्यान से देखो, AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, 9650 कूलम का चार्ज पास कराया है। आपको बताना है सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, कर लोगे। ऐसे लिखोगे कि भैया 108 ग्राम डिपॉजिट कब होगा, जब आप 1 फेराडे का चार्ज पास कराओगे। 9650 का जब कराओगे तो कितना ग्राम होगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, निकाल के देख लेना, बी आएगा। ओके, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये कुछ लग गया यहाँ पे, जो मैं आपको कह रही थी ना एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, वो अब यहाँ पे आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक एसिडिक भैया सॉल्यूशन है डाइक्रोमेट का, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई 8 मिनट तक और 2 एम्पियर का करंट पास हुआ है। जैसे ये आ जाए क्यू निकाल लो, क्यू क्या होगा बच्चे, आई इंटू टी, तो 8 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, टाइम आपको दे रखा है, इसको सोल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 720 कूलम, है ना। और ये आपको रिएक्शन भी लिख के दे दी। अब आपको बोल रखा है जो क्रोमियम का मिला अमाउंट, जो थ्योरेटिकली मिला वो कितना मिला है, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो एक्चुअल में क्रोमियम का अमाउंट मिला है वो 0.104 मिला है। आपको एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता था भैया, W एक्चुअल बाय W थ्योरेटिकल इनटू 100, और एक्चुअल आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको थ्योरेटिकल निकालना है तो निकाल लो, सिंपल सी बात है। देखो क्रोमियम का क्या होता है, मोलर मास भी दे रखा है 52, यानी कि बच्चे आप जब आप 6 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तो आपको कितना मास मिलेगा क्रोमियम का, 2 इंटू 52 ग्राम, बोलो हाँ या ना, है ना। Yes, ma'am. और जब आप 720 का कराओगे तो कितने का मिलेगा, 2 इंटू 52 बाय 6 इंटू 9650, सिंपल यूनिटरी मेथड है, इंटू 720। अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना आपका आंसर आ जाएगा 0.17 ग्राम। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी है, क्वेश्चन में दे रखी है, थ्योरेटिकल हमने निकाल ली, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आपकी एफिशिएंसी किस में आएगी बच्चे, परसेंटेज में निकालनी है। सिंपल था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। नीट में अभी तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जेई वाले भी नीट वाले भी भैया जेई वाले के थोड़ी कर लेंगे कॉपी शॉपी, ठीक है, तो फिर हो सकता है दे दे, कर लोगे। हाँ मैम, बोलो बेटा। ये जे मैम नीट जे मैम ये सीयूटी कंडक्ट कराएगा और सही है। फिर बोलना सलिया,
मैम जो न्यूज आई थी कि जेई और नीट एक साथ मर्ज हो जाएंगे, न्यूज सही है? दोनों सेम है ये पूछ रहे हो? चलिए, एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं है, एक काम करते हैं, मैं अभी ये करा दूं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सलिया? सलिया का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। चलो हाँ, बाकी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ इतना क्लियर हो गया क्या, ताकि मैं आपको वो कराऊं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। शाबाश। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक फेराडे सेकंड लो, यस मैम गुप्ता। देखो, ये एक फेराडे सेकंड लो से रिलेटेड है तुम्हारा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन को देखो। इस अटेन करंट लिबरेटेड 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर। ठीक है, हाउ मेनी, क्योंकि बच्चे जो आपकी साइबर रिएक्शन थी ना, उसमें क्या था, 2 इंटू क्रोमियम 3+ मिल रहा था, तो 4 फेराडे से ना 2 मोल मिल रहे थे क्रोमियम 3+ के। 1 मोल का मास होता है 52 का, तो 2 का कितना होगा बेटा, 2 इंटू 52। ठीक है, चलो 0.50 ग्राम जो है हाइड्रोजन, इतना भैया लिबरेट हुआ। वो बोल रहे हैं कि कितना कॉपर का ग्राम लिबरेट होगा जब आप सेम करंट जो है पास कराओगे सेम टाइम पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यानी कि समझ जाओ, जब भी बात आएगी ना सेम करंट की, तो समझ जाना वहां पे किसकी बात हो रही है बच्चे, फेराडे सेकंड लॉ की बात हो रही है। सेकेंड लॉ की बात हो रही है। और सेकेंड लॉ का मैंने तुम्हें क्या बताया था फॉर्मूला, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, यही बताया था। बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो किसकी बात कर रखी है, कॉपर की और हाइड्रोजन की। ये देखो, इस पे मत देखो सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ कॉपर मास डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर का आपको निकालना है कितना डिपॉजिट हुआ, इसका आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.504 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर का कैसे निकालोगे बच्चे बताओ, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63.5/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, बोलो। कॉपर सल्फेट है ना, देखो कॉपर सल्फेट है ना, तो +2 -2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ये वाली रिएक्शन हो रही है, ये वाली हो रही है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यानी कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास कितना है इस केस में, H2 का 2 ग्राम बाय 2, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा आपका, 16 ग्राम आ जाएगा आपका कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है, खत्म कहानी। कर लोगे जी? मैम आप जो लिखती है ना, जैसे 2+2 SO2 माइनस, मैम से ये नहीं लिखा जाता। क्या इसलिए ना, तुम्हारी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा लाउड बोलो। मैम आप जो लिखती है ना, जैसे Cu+2 SO4 हाँ हाँ, मैम उससे लिखा नहीं जाता, आप कैसे लिखती हो? अच्छा कैसे लिखा मैंने, मैम कैसे लिखती है, मुझसे लिखा नहीं जाता है। ये बोल रहे हो क्या? नो मैम, मैम जैसे CuSO4 है मैम, ये ब्रेक होगा ना, Cu2+ और SO4 2 हाँ माइनस, हाँ मैम हाँ ऐसे हाँ, नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जाता। यस मैम। अच्छा अच्छा, मतलब पता नहीं चलता कितने का चार्ज है, ऐसा क्या? यस मैम। अच्छा, ये तो बच्चे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये तो आपको बच्चे चार्ज याद करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट है ना, सल्फेट पे बच्चे -2 का चार्ज होता है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल क्या है, कॉपर सल्फेट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता। हाँ मतलब मैं समझ रही हूँ, तुम्हें डिसोसिएट नहीं करने आता। यस बच्चे मैम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चार्ज का पता होना चाहिए कि किस पे क्या चार्ज होता है। ठीक है, जितने भी एल्कली मेटल है उस पे +1 का होता है,
ठीक है, ऐसे याद रखना। सल्फेट पे क्या होता है बच्चे, -2 का चार्ज होता है, क्योंकि आपको ओवरऑल चार्ज बच्चे न्यूट्रल रखना होता है, मतलब ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे +2 का है तो उसके साथ बच्चे -2 का ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन है ना, तो आपके पास अगर 9th की बुक होगी सलिया, अगर 9th की बुक होगी तो वहां पे ना एक चैप्टर है 3rd या 4th है, वहां पे एक टेबल बना रखी है। वहां पे टेबल में क्या कर रखा है, एक बार देख लेना, 10 मिनट लगेंगे। वहां पे टेबल में ना आपको कुछ नाम दे रखे हैं और सबके ऊपर उसका चार्ज भी बता रखा है कि किस पे कितने का चार्ज होगा। जैसे एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज होगा, वैसे तो इसके पीछे कंसेप्ट होता है, ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जाती है। तो आप वो टेबल देख लो, वहां से आपको ना पता चल जाएगा कि किस पे कितना चार्ज होता है, फिर आप आसानी से डिसोसिएट करवा सकते हो। यही एक तरीका से लिया इसका, नहीं तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज एक काम करना, यही पहले काम करना। 9th की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, टेबल बनी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, आई थिंक देख लेना 3rd या 4th चैप्टर है। अदरवाइज गूगल पे लिख देना कि किस पे कितना चार्ज होता है, वो पूरी टेबल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नहीं तो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगी। ठीक है, देखो उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे बताने हैं। देखो सुनते जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट होंगे ना, वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल का नेचर क्या, आपने लिया क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या है, या आपकी किस टाइप की आपने इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हम उसमें ही देखते हैं। अगर बच्चे आपकी इलेक्ट्रोड इनर्ट है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी इलेक्ट्रोड इनर्ट है जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट, तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनर्ट का मतलब ही क्या होता है, रिएक्ट नहीं करेंगे, पहली चीज ये। लेकिन अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हुई, ध्यान से सुन लो, अगर आपकी इलेक्ट्रोड कोई रिएक्टिव हुई, हम एग्जांपल भी देखेंगे, तो आपका इलेक्ट्रोड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। इनर्ट है तो उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या लिया है। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो भैया वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब फर्स्ट वाला केस मैंने मोल्टन NaCl का अभी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अभी मैं बात करूंगी एक्वस वाली कंडीशन, क्योंकि एक्वस में क्या होगा बच्चे, पानी होगा, और पानी आपको पता है H+ और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो इसमें बच्चे 2 चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या, अगर मान लो अगर आपके सॉल्यूशन में बच्चे एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, अगर आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है, और आपको पता है जो कैटायन होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं, रिडक्शन के पास, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है ना। तो वो किस पे जाएगा, बोलो, कैथोड पे जाएगा, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। तो अगर आपके पास कैटायन में आपके पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन है, तो जाएंगे तो दोनों ही कैथोड के पास, लेकिन जल्दी कौन भागेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। ध्यान रख लो इस चीज को। मोनी बच्चे सारी प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक है, सब कुछ मिल जाएगा। जो ये आज वाली वीडियो है वो कल अपलोड होगी, ठीक है। अच्छा, सब कुछ है, नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोडेड है, एक बार चेक करो। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, कौन पहले जाएगा कैथोड के पास, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर मान लो आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा अनायंस है, तो भैया आपको पता है नेगेटिव को क्या चाहिए होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, यानी कि वो एनोड के पास जाएगा। तो एनोड के पास जाएंगे तो दोनों ही, मान लो 2 एनायन प्रेजेंट है, जाएंगे तो दोनों ही, लेकिन जल्दी कौन जाएगा बच्चे, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी। कैटायन के केस में कौन जाएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। अनायन के केस में कौन जाएगा बेटा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बोलो, कम होगी। लेकिन अगर मान लो अनायन के केस में ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए ना ये एक ऑर्डर है माइग्रेशन का, मतलब जिसमें आप ये पता लगा सकते हो कौन जल्दी भाग के जाएगा एनोड के पास, भागे भागे कौन जाएगा ऑक्सीडेशन करने। तो ऐसे याद रखो, जो आपका हेलोजन है, हेलोजन सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन भैया सबसे पहले भागेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। फ्लोरीन वाला सबसे पीछे फेंक दो, उसके बीच में ये 2 लगा दो, सल्फेट और OH।
एक्सेप्टेड। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी होती है एग्जाम में, तो आप जो है इस ऑर्डर के बेसिस पे भी बता सकते हो कि ध्यान रखना ये अनायन के लिए कौन सा अनायन पहले भागे भागे जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ, बोलो करें ट्राई। यस मैम। चलो क्वेश्चन से बहुत इजी समझ में आएगा, देखो और मस्त टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ये देखो क्या है यहाँ पे, देखो आपको बताना है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो पानी है, एक्वस मतलब पानी में बनाया गया भैया, जिसमें आपका जिंक सल्फेट भी है और सिल्वर नाइट्रेट भी है। यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया है उसमें एक जिंक की इलेक्ट्रोड है और एक Ag की इलेक्ट्रोड है। सॉल्यूशन किसका है जिसमें जिंक सल्फेट और भैया AgNO3 है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा। देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चे, पानी है, और पानी के मतलब पानी किस में डिसोसिएट होगा, H+ और OH नेगेटिव में, बताओ। ऐसे जिंक सल्फेट किस में होगा बच्चे, आपको Zn2+ भी मिलेगा और सल्फेट 2 आयन भी मिलेगा। AgNO3 में क्या मिलेगा, Ag+ भी मिलेगा और NO3 नेगेटिव भी मिलेगा। बोलो ठीक बात है, बोलो बोलो ना, यही आयंस मिलेंगे ना, कुछ अलग अलग तो नहीं लिखा ना मैंने। तो अब देख लो बच्चे कैटायन कौन कौन से हैं इसमें, एक तो है Zn2+ का कैटायन है, एक Ag+ का कैटायन है और एक बेटा है H+ का कैटायन है, एक है H+ का कैटायन है। तो एनायन कौन कौन से हैं, एनायन देख लो, एक तो सल्फेट आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो देखो कैटायन में हम क्या देखते थे, कौन जाएगा कैथोड के पास, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। हालांकि इसमें नहीं दे रखा लेकिन आपको पेपर में गिवन होगा, तो आप जब देखेंगे ना तो Ag+ की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो Ag+ की अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो भैया वही सबसे पहले भागे भागे जाएगा और कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। कैटायन का हो गया। एनायन में हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे पास ये लिस्ट है। तो देख लो OH नेगेटिव पहले आता है, सल्फेट आयन बाद में आता है। तो OH नेगेटिव, देखो रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनना। हालांकि OH नेगेटिव आयन है लेकिन जब आप रिएक्शन लिखते हो ना तो आप क्या करते हो, कंसीडर कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था ना कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते वक्त क्या होगा, जो आपका O2 है ना वो आपका लिबरेट होगा एनोड पे। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोडक्ट क्या होंगे तो आप बोलोगे कि सिल्वर तो कैथोड पे डिपोजिट होगा और एनोड पे क्या होगा बच्चे, आपका ऑक्सीजन लिबरेट होगा। निकाल लोगे, बताओ, सिंपल था, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल है, सिंपल है, आगे चलो। ये देखो यहाँ पे आओ, अभी आपने क्या लिया बच्चे, यहाँ देखो एक्वस कॉपर सल्फेट लिया है आपने, क्या लिया एक्वस कॉपर सल्फेट। यानी कि यहाँ पे मुझे बताते जाओ, अब तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। एक्वस का मतलब क्या है बच्चे, H+ और OH नेगेटिव मिलेगा। यानी और इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो कैटायन कौन कौन से हो गए बेटा, बताओ मुझे, बताओ। Cu2+ प्लस और अनायन कौन कौन से हो गए, SO4 2 -OH। वेरी गुड, सारे बोलो, सबको आता है, ये आ गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चे कैटायन के केस में कौन भागेगा। तो देखो कैटायन में आपको ये वैल्यू लिखी हुई मिलेंगी, ये वाली वैल्यू आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो देखो कॉपर का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो भैया कॉपर ही जाएगा और कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉपर मिलेगा कैथोड पे, है ना। अब इनमें से कौन भागे भागे जाएगा वो आपको पता ही है ये वाली सीरीज से। अदरवाइज आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है, देखना ये रिडक्शन पोटेंशियल है, वो आपको लिख के देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेना। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल, तो देख लो किसका कम है, इसका कम है तो भैया पहुंचा दो फिर O2 को एनोड पे, बस खत्म। एनायन के केस में हमें देखना है बच्चे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी कम है। कैटायन के केस में हमें क्या देखना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है। एक तो ये वाली रिएक्शन याद कर लो और एक सल्फेट वाली याद कर लो, फायदे में रहोगे।
ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इजी है। Yes, ma'am. अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ना तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत भी नहीं है सल्फेट की ये रिएक्शन होती है, वाटर की ये होती है, नहीं, हमें सिर्फ भैया रिडक्शन पोटेंशियल बता दो, हम डायरेक्ट बता देंगे। अगर नहीं बताते हो रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें ये ऑर्डर तो पता ही है, इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। बस याद रखना, पहले आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन को पीछे फेंक दो और बीच में आ जाएगा आपका OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और सल्फेट। बस कितना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद आओ बच्चे ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, अब देखो ये वाला केस अलग है, ये वाला केस अलग है थोड़ा। यहाँ पे देखो एक्वस कॉपर सल्फेट तो लिया है तुमने, लेकिन इलेक्ट्रोड बच्चे कॉपर की ले लिए, इस बार इलेक्ट्रोड कॉपर की ले लिए, यानी कि ये कॉपर भी अब क्या करेगा बच्चे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि रिडक्शन भी करेगा और ऑक्सीडेशन भी करेगा। क्योंकि देख रहे हो इधर देखो कॉपर की इलेक्ट्रोड है दोनों, तो भैया एनोड पे जाएगा ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन भी करेगा। पानी है तो आपको क्या मिलेगा, H+OH नेगेटिव। कॉपर सल्फेट है तो क्या मिलेगा, Cu2+ और SO4 नेगेटिव। तो अगर मैं लिखूं बच्चे यहाँ पे आपको कैटायन कौन कौन से मिलेंगे, बताओ मुझे एक बार, बताओ जल्दी, अरे बोल दो। हाँ जी, कहाँ गए, नहीं दिख रहा क्या कैटायन, मुश्किल है क्या ये। काजल, ताइबा, कोमल, हर्षिता, प्रेम, प्रेरणा, विशाखा, शीतल, दो शीतल है, शालिनी, शालिनी, शीतल, सलिया, बोलो कैटायन यही मिलेंगे ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. ma'am. हाँ, एनायन कौन कौन से हैं, OH नेगेटिव और बताओ, सल्फेट 2 आयन है ना। अब कॉपर जो है, कॉपर क्या करेगा, जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है भैया वो रिडक्शन भी करेगा, इधर देखो वो रिडक्शन भी करेगा और क्या करेगा भैया, ऑक्सीडेशन भी करेगा। यानी कि एनोड में एक तो भैया सल्फेट आयन आ जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएगा, एक कॉपर आ जाएगा। कैटायन में एक H+ है, कॉपर ही है। तो सबसे पहले क्योंकि बच्चे कैटायन वाला सिंपल होता है तो डायरेक्ट कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही कैथोड पे जाएगा। तो देखो किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है तो पहुंचा दो उसको, है ना। और अनायन के केस में कैसे करोगे, देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसको ना, ये 0.34 है बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। 0.34 जो है रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर का। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे कम किसका है, 0.34 कॉपर का। यानी कि इस केस में क्या हुआ बच्चे, जो कॉपर था वो एनोड पे भी जाएगा और कैथोड पे भी जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कैसे जाएगा। Yes, ma'am. यानी कि कैथोड पे तो भैया कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन एनोड पे जो कॉपर है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि कॉपर से क्या किस में चेंज हो रहा है बेटा, कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है। यानी कि आयंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन कॉपर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो याद रखना एनोड पे भी कॉपर होगा जो कि कंज्यूम हो रहा है, कैथोड पे कॉपर होगा लेकिन वो डिपॉजिट हो रहा है। यानी कि एनोड के केस में भैया कॉपर की रोड आपको खत्म होती हुई मिलेगी और कैथोड के केस में कॉपर की रोड आपको हैवी मिलेगी। ठीक होगी बात, बताओ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. आगे चलो। यहाँ पे देखो बस 2 मिनट का रह गया, फिर आपको मैं छोड़ रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4, बिल्कुल इजी है। तुम मुझे बताओ एक्वस का मतलब कौन बताएगा, क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, जल्दी बताओ। H+OH ma'am. H+OH negative. एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर दूं। H+OH नेगेटिव और H2SO4 H+ और OH नेगेटिव। यानी कि आपको कैटायन तो सिर्फ एक ही टाइप का मिला, कौन सा, H+। H+. और एनायन कौन सा मिला बच्चे, एक तो OH नेगेटिव और एक SO4. नेगेटिव। आपको पता है OH नेगेटिव इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नहीं तो वो सीरीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आपको O2 एनोड पे मिलेगा, क्योंकि कैटायन पे सिर्फ H+ है तो भैया H2 कैथोड पे लिबरेट होगी। लेकिन ये किसका केस था, डाइल्यूट H2SO4 का। ध्यान से सुनना, ये वाला जो केस था वो डाइल्यूट H2SO4 का था, जो कि बहुत सिंपल था। लेकिन अगर तुम्हारे पास पेपर में आ गया कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो क्या करोगे, फिर वहां पे फंस जाओगे। कैथोड पे तो H2 ही मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में बच्चे ये सल्फेट का आयन जो है वो माइग्रेट करता है। क्यों,
क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसमें पानी की अमाउंट बहुत कम है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्योंकि पानी के कंपैरिजन में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो जो SO4 2 नेगेटिव है वही भैया क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है टूवर्ड्स एनोड, तो आपको H2O8 2 नेगेटिव मिलता है एनोड पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको अपने माइंड में रखना है कि जब डाइल्यूट H2SO4 आएगा तो सिंपल वाला केस है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा तो समझ जाना वहां पे कुछ ना कुछ लोचा हुआ था, जहां पे सल्फेट H2O8 2 नेगेटिव जो है एनोड पे जाके लिबरेट हो गया था। ठीक है जी, बोलो। Yes. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो मैंने आपके फोल्डर में अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, उस असाइनमेंट में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो जो मतलब थोड़े से ट्रिकी हो, तो उसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन से समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूं। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जो टेस्ट होगा बच्चे तुम्हारा टेस्ट इंजन पे होगा। ठीक है, टेस्ट इंजन पे होगा, और आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो मॉर्निंग 8 AM